नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी। आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। अब से कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नामीबिया में शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। 27 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नामीबिया यात्रा होगी। भारत और नामीबिया के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों की एक लंबी विरासत रही है और इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल सहयोग और वन्य जीवन संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। भारत नामीबिया के प्राकृतिक संसाधनों जैसे यूरेनियम और हीरे में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनियों के लिए नामीबिया में खनन, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। नामीबिया के पास यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत और नामीबिया के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के हितों पर सहयोग के लिए चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया में रह रहे भारतवंशियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी करेंगे संबोधित। वहीं इससे पहले भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच वार्ता और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद समझौता पत्रों का आदान प्रदान किया गया। ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और डिजिटल उपायों से जुड़े हैं। खुफिया सूचनाओं की साझा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और कृषि अनुसंधान में सहयोग के लिए भी दोनों देशों में समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने साझा वक्तव्य में मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों का जिक्र किया। दोनों नेताओं की बैठक में अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब तक ले जाने का रखा गया लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने संवाद और कूटनीति से विवादों के समाधान पर बल दिया। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश कृषि अनुसंधान और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के लिए मिलकर करेंगे काम। भारत ब्राजील में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ब्राजील में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर बल दिया। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा की। गहरी मित्रता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री को द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस प्रदान किया गया। विदेशी हस्तियों को दिए जाने वाला ये वहां का सबसे बड़ा सम्मान है। ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की सरकार और लोगों का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सुरक्षा सहयोग, कृषि ऊर्जा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिफेंस आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने को लेकर जताई प्रतिबद्धता। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज ये मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होगा, जहां राणा की हिरासत पर और जांच की प्रगति को लेकर विचार किया जा सकता है। पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन नागरिक तहव्वुर राणा पर लश्कर-ए-तौयबा और डेविड कॉलमैन हेडली के साथ मिलकर 2008 की मुंबई हमलों की साजिश रचने का आरोप है। श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। पहलगाम में नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। यात्रा के शुरू होने के 6 दिनों के भीतर ही श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई। 4 लाख तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया।
पवित्र यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुचारू रूप से चल रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी नियमित तौर पर यात्रा की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं बालटाल यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बालटाल बेस कैंप समेत यात्रा मार्ग पर कई अन्य बेस कैंप हॉस्पिटल बनाए गए, जहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात काम कर रहे हैं। देश भर के अनेक हिस्सों से आए स्वयंसेवी संगठन, धर्मार्थ संगठन यात्रियों के लिए भंडारा और लंगर चला रहे हैं और इसका अहम योगदान माना गया है। अमरनाथ यात्रा में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए लंगर न केवल सात्विक स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाते हैं, बल्कि सामाजिक सेवा की अनूठी मिसाल भी पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या, आजमगढ़, गोरखपुर में पौधारोपण करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 2100 लोग एक साथ पौधारोपण कर रिकॉर्ड बनाएंगे। इस अभियान में 26 विभाग और 25 करोड़ नागरिकों की सहभागिता रहेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और एनसीआर में पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को स्थगित कर दिया। अब ये प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों को 31 अक्टूबर तक पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा। ये फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की हुई बैठक में लिया गया। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एनबीएफसी कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगी। संस्कृति मंत्रालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को 2 वर्षीय स्मरणोत्सव मनाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। खान मंत्रालय आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन कार्यशाला और स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी करने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल दिल्ली में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर्यंत पर आधारित राष्ट्रवाद के आदि पुरुष नाट्य की प्रस्तुतियां देखी। इस मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की ऐसा माना और मुख्य शिवालयों में हर जगह सफाई के अभियान को भी चलाया जा रहा है। पुलिस प्रबंधन के भी व्यापक इंतजाम है। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल कर्नाटक की जेल में लश्कर आतंकियों की मदद करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए एनआईए ने राज्य के बेंगलुरु और कोलार जिलों में 5 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान गिरफ्तार आरोपी और अन्य संदिग्धों के घरों में डिजिटल डिवाइस, नकदी, सोना और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में गश्त पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। जवानों को निशाना बनाकर किए गए आईईडी ब्लास्ट और गोलीबारी में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए। घायल जवानों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के मेनपाट में चल रहे भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। आईएनएस कवरत्ती से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट इरेजर का यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा। इरेजर एक पूर्णतया स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट है जिसका उपयोग पनडुब्बी से किया जाता है। मिजोरम ने एक बार फिर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता और उपलब्धियों को सिद्ध किया। हाल ही में जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला की सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स का जो सूचकांक है उसमें 2023-24 में मिजोरम पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे आगे। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण में जुड़े एसआईआर फॉर्म संग्रह का काम जारी। रिपोर्ट के अनुसार 14 दिनों में एसआईआर फॉर्म संग्रह का काम लगभग आधे के करीब पहुंचा, जबकि अभी भी 17 दिन बचे हुए हैं। वहीं बात करते हैं मौसम की। देश के अधिकांश हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश, कई स्थानों पर गरज चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम भारत के गुजरात, कोंकण, गोवा के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। भारी बारिश के कारण नागपुर के कई इलाकों में जलभराव, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वाराणसी के घाट जलमग्न। अयोध्या में तेज बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत, वहीं मौसम भी सुहावना। चेन्नई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। बारिश से मौसम सुहावना, लेकिन सड़कों पर भरे पानी से बढ़ी लोगों की परेशानियां। लेह में भारी बारिश का दौर, लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश। बीरभूम जिले में कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। बारिश के पानी से सड़कें, गली मोहल्ले तालाब में हुए तब्दील। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना, जबकि ऊना, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की संभावना। इस पूर्वानुमान के चलते इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। ऊना और बिलासपुर 2 दिनों के लिए अलर्ट पर। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सरकार की ओर से 5,304 करोड़ रुपए के लाभांश चेक प्राप्त किए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एसबीआई का शुद्ध लाभ 70,000 करोड़ रुपए के पार, जबकि एलआईसी का शुद्ध लाभ 48,151 करोड़ रुपए रहा। कोल इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 9,604 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आज 150 साल पूरे। एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को दक्षिण मुंबई के टाउन हॉल के पास हुई थी। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर फिर से 97,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंची। वहीं चांदी की कीमत में भी 900 रुपये से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। डीएफएस और वित्त मंत्रालय ने निष्क्रिय पीएम जनधन योजना खातों को बंद करने की रिपोर्ट्स का किया खंडन। खाद्य नियामक के सीईओ ने 70 से अधिक प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूरे ई कॉमर्स खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को मजबूत करने पर दिया जोर। एफएससीआई ने ई कॉमर्स कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए कहा कि ईपीएफओ वित्त वर्ष 2025 के लिए करीबन 8.25% ब्याज कर्मचारियों के खाते में इस सप्ताह तक जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। वहीं मनसुख मांडविया ने कहा कि इस वर्ष 13 लाख प्रतिष्ठानों के करीबन 33 करोड़ सदस्य खातों से वार्षिक खाता अद्यतन किया जाना है। इसमें से 8 जुलाई तक करीबन 13 लाख से ज़्यादा प्रतिष्ठानों के 32 करोड़ से ज़्यादा खातों में ब्याज जमा किया जा चुका है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पूर्व डीजी अजय माथुर ने कहा कि 2030 तक भारत आराम से 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को करेगा पार। अजय माथुर ने कहा कि सोलर एनर्जी क्षमता के साथ बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी का भी विस्तार करना आवश्यक। देश के अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का कुल पोर्टफोलियो बैलेंस मार्च 2025 तक 2.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। इसमें बीते 5 वर्षों में करीबन 1.8 गुना वृद्धि दर्ज की गई। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की राह पर। देश में देखी जा रही है मजबूत आर्थिक और औद्योगिक गति। इसका मुख्य कारण विस्तारित विनिर्माण क्षेत्र और बढ़ती नवाचार क्षमताएं हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत की $30 ट्रिलियन की संभावित अर्थव्यवस्था में 2047 तक 25% योगदान के लिए विनिर्माण क्षेत्र को 22 से 23 वर्षों में 16 गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी। साइप्रस स्थित कंपनियां इंटर ओरिएंट नेविगेशन कंपनी लिमिटेड और डैनशिप एंड पार्टनर्स लिमिटेड ने भारतीय शिपिंग क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इंटर ओरिएंट ने कहा कि वो निवेश भारतीय शिपिंग क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई है। इस निवेश के अंतर्गत सभी जहाज भारतीय ध्वज के तहत रजिस्टर्ड होंगे, जिसमें भारत के राष्ट्रीय नौवहन टन भार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। गुजरात सरकार के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद से 8 वर्षों में करदाताओं की संख्या में 145% की हुई वृद्धि। अदानी पावर लिमिटेड ने 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण सफलतापूर्वक किया। यह अधिग्रहण दिवाला प्रक्रिया के तहत 4,000 करोड़ रुपए में हुआ। गोल्डमैन सैक्स ने ब्रिटेन में पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किया नियुक्त। सुनक अब राजनीतिक और वित्तीय अनुभव के साथ वैश्विक ग्राहकों को देंगे सलाह। व्हाइट हाउस में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने पुतिन की नीति पर नाराजगी जाहिर करते हुए रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पुतिन की तरफ से बहुत बकवास मिल रही है। वो हर वक्त बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वो सब बेकार साबित हो रहा है। हालांकि राष्ट्रीय ट्रंप ने कहा कि पुतिन बहुत सारे लोगों की जान ले रहे हैं, अपने सैनिकों की भी और यूक्रेन के लोगों की भी। ट्रंप ने प्रस्तावित रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के बिल को समर्थन देने पर कहा कि वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका यूक्रेन को और अधिक रक्षात्मक हथियार भेजेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने गाजा पर की चर्चा। मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को नामित करने की बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे देश की तलाश कर रहा है जो फिलिस्तीनियों को बेहतर भविष्य दे सके। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में कटौती करने का रास्ता किया साफ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वो किसी विशेष छंटनी योजना की वैधता का आकलन नहीं कर रही। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैरिसन फील्ड्स ने अदालत की कार्रवाई का स्वागत किया। इसे राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के लिए एक निर्णायक ट्वीट बताया। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबॉट ने जुलाई 4 को आई अचानक बाढ़ से तबाही का किया दौरा, जिसमें मरने वालों की संख्या कम से कम 109। ग्रेग अबॉट ने कहा कि मंगलवार तक चले अकेले केयर काउंटी में 94 पीड़ित जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनके शव बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि बाढ़ क्षेत्र में 161 अन्य लोगों के लापता होने की जानकारी। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के नॉर्बॉन में लगी आग पर अग्निशमन दल ने पाया काबू, जिसमें अब तक करीब 2000 हेक्टेयर क्षेत्र जलकर हुआ राख। फ्रांस के दूसरे शहर मार्सेले में लगी भीषण जंगल की आग पर अब मार्सेले तक पहुंची। वहीं हालात बिगड़ने पर मार्सेले एयरपोर्ट और रेल सेवाएं बंद। मार्सेले में लगी आग अब तक 700 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए 720 फायर फाइटर्स तैनात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विंडसर कैसल में ब्रिटिश शाही परिवार के साथ रात्रि भोज में भाग लेने के लिए यूनाइटेड किंगडम का न्योता। ये उनकी राजकीय यात्रा का पहला दिन था। नेपाल और चीन की तिब्बत सीमा पर भारी बारिश के कारण करीब 2 दर्जन लोग लापता। दोनों देशों को जोड़ने वाला भोटे कोसी पुल भी बहा। गाजियाबाद में जिला स्तरीय अस्मिता वेटलिफ्टिंग लीग की शुरुआत हुई। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री
निखिल खडसे भी रहे मौजूद। अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग की शुरुआत के मौके पर टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू भी मौजूद रही। भारत की विद्या पिल्लई ने कॉमनवेल्थ बिलियर्ड चैंपियनशिप के प्रारंभिक संस्करण में हेबॉल गोल्ड जीता। एक रोमांचक फाइनल में विद्या ने दक्षिण अफ्रीका की मरीना जैकब्स को शूट आउट में हराया। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। दूसरी वरीयता प्राप्त अल्काराज ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन के कैमरून नॉरी को मात दी। टेलर फ्रिट्ज ने पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। पांचवीं वरीयता प्राप्त फ्रिट्ज ने क्वार्टर फाइनल में केरेन खेचनोव को दी शिकस्त। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना साबालेंका ने विंबलडन में सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में साबालेंका ने 3 घंटे तक चले मुकाबले में लॉरा सीजमंड को हराया। अमांदा अनिसिमोवा ने पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में 13वीं वरीयता प्राप्त अनिसिमोवा ने पावलिचकोंका को हराया। दक्षिण अफ्रीका ने बुलावायो टेस्ट में जिम्बाब्वे को एक पारी में 236 रन से हरा दिया। जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की। चेल्सी ने क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में चेल्सी ने ब्राजील के क्लब फ्लूमिनेंस को 2-0 से हराया। चेल्सी के प्रशंसकों ने अपनी टीम के क्लब विश्व कप के फाइनल में पहुंचने का जमकर मनाया जश्न। वहीं फ्लूमिनेंस के प्रशंसकों ने हार के बावजूद अपनी टीम के सेमीफाइनल तक पहुंचने के इस शानदार सफर पर जताई खुशी। क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज रात रियल मैड्रिड का सामना पेरिस सेंट जर्मन से। ये पहला मौका होगा जब किलियन एम्बापे अपने पुराने क्लब पीएसजी के खिलाफ उतरेंगे। लिवरपूल के फॉरवर्ड डियोगो जोटा की कार दुर्घटना में मौत के मामले की जांच करी स्पेनिश पुलिस ने। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार शायद उनकी कार की गति काफी तेज थी। महिला यूरो में एक अहम मुकाबले में इंग्लैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। इंग्लैंड की टीम को फ्रांस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ये मैच जीतना उनके लिए जरूरी। स्विट्जरलैंड में जारी महिला यूरो वेल्स की टीम बस जो थी उनकी दुर्घटनाग्रस्त हुई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी खिलाड़ी को चोट नहीं आई। फिनलैंड में वाइफ क्रीइंग विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 18 देशों के 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। एक्सपीरियंस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।